हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एक्साइटेड एवरीवन? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के पहले वर्ड पे आते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज बेकन करना। बेकन करने का मतलब होता है कि आप किसी को, इसके तो वो दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है आप किसी को बुला रहे हो, उसने उसको बुलाया, मतलब उसने उसको क्या किया, बेकन किया। दूसरा मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना, किसी को आप अपनी तरफ खींच रहे हो, एंटाइस कर रहे हो, अल्योर कर रहे हो, ल्योर कर रहे हो, मीन्स आपको अपनी तरफ उस चीज को खींच रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। एंटोनिम्स, रिपेल कर रहे हो, दूर कर रहे हो, डिटर कर रहे हो, रोक रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, रोक रहे हो। तो जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट मीन्स चांस। तो जो चांस है स्पेस को एक्सप्लोर करने का, अंतरिक्ष में एक्सप्लोरेशन करने का, ये किसको बुलाता है? कॉल भी बोल सकते हैं और इनवाइट भी बोल सकते हैं और अट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये चीज अट्रैक्ट कर रही है, किसको अट्रैक्ट कर रही है? एम्बिशियस साइंटिस्ट को, जो साइंटिस्ट बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन साइंटिस्ट को ये चीज अट्रैक्ट कर रही है। वर्ल्ड वाइड मीन्स दुनिया भर में। चलो, इसी बात पे मुझे अट्रैक्टिव वर्ड के कितने सिनोनिम्स बताओगे? चलो 20 बता दोगे? चलो, अट्रैक्टिव वर्ड के मुझे 20 सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अट्रैक्टिव है तो फैसिनेटिंग है, ल्योरिंग है, अल्योरिंग है, मेस्मराइजिंग है, मेस्मराइजिंग है, ऐसे ही है ना, एन्चैंटिंग है। इसको ठीक करूं मेस्मराइजिंग को, या फिर आप समझ गए हो? कोई बात नहीं, मैं कर मेस्मराइजिंग, मराइजिंग। एन्चैंटिंग है, एंटाइसिंग है, स्पेल बाइंडिंग है। इसे एक और वर्ड था ना, हाँ, एंथ्रॉलिंग है, कंपेलिंग है। मतलब वो चीज आपको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, और वर्ड्स बताएंगे मुझे सभी लोग। चार्मिंग तो लिख दिया, कैरिज्मेटिक है, बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल है, अडोरेबल है। ये सारे वर्ड्स सुंदर के हो गए हैं ना। प्रिटी है, ये सारे वर्ड्स किस चीज के, क्यूट के है, बहुत सुंदर है। कैप्टिवेटिंग रह गया मैम, हाँ, कैप्टिवेटिंग है, आपको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। एंगेजिंग है, खींच रही है। ब्यूटीफुल में हमें गॉर्जियस भी रह गया, हाँ, गॉर्जियस है, आपको अपनी तरफ खींच रही है। अपीलिंग है, आपको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ल्योरिंग, अल्योरिंग तो लिख दिया बेटा। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? आई कैचिंग है मैम, मैग्नेटिक, राइट, मैग्नेटिक है। हाँ जी, इन सारे शब्दों का मतलब क्या कि वो चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है। हो गए 20 सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच। ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव, सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव। विंसम रह गया मैम, हाँ, विंसम है, वेरी गुड। बीविचिंग भी रह गया, बीविचिंग भी रह गया, बीविचिंग है। रिवेटिंग भी रह गया मैम, राइट राइट, वेरी नाइस, रिवेटिंग है, मीन्स आपको अपनी तरफ खींच रही है। चलो, यहाँ पे एक और वर्ड लिखा होता है, डिटर करना। डिटर करना मीन्स रोकना। मुझे रोकने वर्ड के भी सिनोनिम्स बता दो। रोकने के मुझे चलो 30 सिनोनिम्स बता दो। अगर आप किसी चीज को रोक रहे हो तो क्या कर रहे हो, डिटर कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, इम्पीड कर रहे हो। आई से एक और वर्ड था ना, कौन सा था, इनहिबिट कर रहे हो। टी से भी दो वर्ड्स थे, थ्रॉटल कर रहे हो, थ्वाट कर रहे हो। एच से भी दो तीन वर्ड्स थे ना, हैम्पर कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो। फिर सी से तीन चार वर्ड्स एक साथ थे, कर्ब कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, कर्टेल कर रहे हो। फिर एक वर्ड था, एनकम्बर कर रहे हो। एस से भी दो वर्ड्स थे, स्टिमी कर रहे हो, स्टिफल कर रहे हो। स्टिफल करने का मतलब क्या था, आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, गला घोट रहे हो। फॉइल कर रहे हो, राइट, वेरी गुड। उसको रोक रहे हो तो क्या कर रहे हो,
रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहे हो, जस्ट 1 सेकेंड, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, क्लॉग कर रहे हो। क्लॉग करने का मतलब भी क्या होता है, रोक रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो उस इंसान को, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अगर आप उस इंसान को बांध के रख रहे हो, बांध के रखने के कौन कौन से वर्ड्स थे, लीश करना, ब्रिडल करना, जंजीरों से बांध के रख रहे हो, फेटर कर रहे हो, चेन कर रहे हो, शैकल कर रहे हो, बाइंड कर रहे हो, अच्छा उसे पटरी पे से उतार दिया है, राइट, डीरेल कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल करने का एक फ्रेजल वर्ब क्या था, रेन इन कर रहे हो। रेन इन करने का मतलब क्या कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, डिसवेड कर रहे हो, राइट, वेरी नाइस, डिसवेड कर रहे हो, रोक रहे हो, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, रोक रहे हो। कितने हुए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 6 7 8, ज़्यादा ही हो गए 36। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब है कि आप उस इंसान को रोक रहे हो, आप चाहते नहीं हो कि वो इंसान किसी भी तरीके से आगे बढ़े। पार्ट ऑफ स्पीच, सब में हम एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। अच्छा, अब इनसे ना कुछ रिलेटेड वर्ड्स भी होते हैं। वो रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या होते हैं, आप कोई चीज़ रुक गई है तो वो चीज़ क्या कर गई है, हॉल्ट कर गई है, सीज कर गई है, सीड कर गई है। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज़ रुक गई है, स्टॉप कर गई है। मैम स्मोदर रह गया, हाँ स्मोदर करना भी मतलब वो गला घोट देना, ये भी मतलब क्या था कि आप उस चीज़ को रोक रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो। अच्छा, आपने किसी चीज़ को यूज़ करने से मना किया है, किसी चीज़ को खाने से मना किया है, तो आपने प्रोस्क्राइब किया है। प्रोस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, आपने बैन की, बैन कह सकते हैं, डिसअलाउ कह सकते हैं, फॉरबिड कह सकते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप मना कर रहे हो कि भाई इस चीज़ को मत खाना। यहाँ पे ना बहुत बार एरर का क्वेश्चन आता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है प्रेस्क्राइब और एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। डॉक्टर दवाइयाँ तो प्रेस्क्राइब करता है और डॉक्टर ऑयली फूड को प्रोस्क्राइब करता है। तो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करता है मतलब दवाइयाँ तो सजेस्ट करता है, और ऑयली फूड को प्रोस्क्राइब करता है, ऑयली फूड की मना करता है। तो बस एक ई और ओ का फर्क है, इसकी वजह से मीनिंग एकदम क्या है, एकदम उल्टा है, एकदम ऑपोजिट। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज ओरैक्यूलर। ओरैक्यूलर का मतलब क्या है, बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल है समझने में। लास्ट में ए आर लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है। मिस्टीरियस है मतलब बहुत डिफिकल्ट सा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है अच्छी बात। अच्छा, अब इसमें क्या है, बहुत अच्छी बात है लेकिन है मुश्किल समझने में। क्रिप्टिक है, कोड्स में है, एनिग्मेटिक है, मुश्किल है, मिस्टिकल है, और क्या बोल सकते हैं, आर्केन है, एजोटेरिक है, बाइजेंटाइन है, मतलब समझने में बहुत ही मुश्किल है। एंटोनिम्स एकदम क्लियर है, एकदम डायरेक्ट है, एकदम एक्सप्लिसिट है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, बहुत साधारण सी है। तो जो पुराना सेज, सेज कौन होता है, सेज होता है जो इंसान बहुत ही ज्यादा बुद्धि वाला होता है, उसको बोलते हैं सेज। यहीं से वर्ड बना था आपका सैगेशियस। तो सैगेशियस इंसान कौन था, जिसके पास बहुत बुद्धि होती है, जो बहुत वाइज होता है। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म था, इसी का नाउन फॉर्म है सेज। तो उसने एक बहुत ही कंफ्यूजिंग मैनर से मैं बात करी, तो हर कोई पजल्ड हो गया कि ये बोला क्या, लेकिन फिर भी हर कोई सोच में पड़ गया। तो ओरेक्युलर मीन्स बहुत ही मुश्किल लेकिन अच्छी बात। अगले वर्ड पे आते हैं, कैनिबलाइज करना। कैनिबलाइज करने के लिए सबसे पहले समझो कैनिबल कौन होता है। कैनिबल कौन होता है भाई, जो इंसान इंसान को मार के खाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैनिबल। कैनिबल क्या होता है, मैन ईटर, जो इंसान को ही मार के खाता है, कैनिबल। अच्छा, 4-5 तरह के एनिमल्स होते हैं, उनको सीख लेते हैं। एक होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर क्या होते हैं, वोर रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है टू ईट, और कार्नी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है फ्लैश। तो कार्निवोर क्या करते हैं, कार्निवोर मीट खाते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर। अच्छा, ओमनीवोर किसको बोलते हैं, और ओमनीवोर से भी पहले हर्बीवोर। हर्बीवोर होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स।
तो ओमनी भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है ऑल। तो ओमनीवोर ईट्स एवरीथिंग, मीट भी खा लेगा, प्लांट भी खा लेगा, उसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोर, जो सब कुछ खा ले। फिर एक वर्ड होता है पैरासाइट। पैरासाइट कौन होता है? जो इंसान की बॉडी के अंदर रहता है और जो खाना वो खा रहा होता है उसी को खाता है। तो पैरासाइट ऐसे भी इंसान को बोलते हैं जो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है और आप ही को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है? इट लिव्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है और उसी का खून चूसता है, उसी का खाना खाता है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। उसी का खून चूसता है। अच्छा, ऐसे कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो खून चूसते हैं और इसीलिए उनको इंसानों से भी कंपेयर किया जाता है, ये इंसान भी खून चूसने वाला है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? लीच। लीच क्या करता है? खून चूसता है। तो लीच कौन हो गया? एक्सप्लॉइटर। तो अगर इंसानों के लिए आप लीच यूज कर रहे हो, लीच एक एनिमल होता है जो खून चूसता है, या वर्म जैसा होता है, ऐसे कीड़े जैसा होता है। तो अगर आप किसी इंसान को लीच बोल रहे हो, इसका मतलब वो इंसान क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है लोगों को। फिर एक होता है फ्री लोडर। फ्री लोडर कौन होता है? जिसको हर सामान फ्री का चाहिए होता है, जो दोस्तों के साथ घूमने जाएगा, कभी भी अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा, उस इंसान को क्या बोलते हैं? फ्री लोडर। फ्री लोडर का मतलब क्या होता है? वन हु यूजेस अदर्स मनी फॉर एवरीथिंग, जिसको हर चीज फ्री में चाहिए होती है। अच्छा, पर्सन इज फ्री लोडर। फिर एक होता है मूचर। मूचर क्या होता है? जो हर खर्चे खूब करता है लेकिन हर चीज का उधार लेके करता है, मतलब उसके पास कुछ भी अपना नहीं होता है, जो सिर्फ उधार ही उधार लेता है। मीन्स जिसकी आदत ही होती है उधार लेने। हैबिचुअल बोरोअर, पूरे पूरे टाइम ये क्या करता रहता है? पूरे पूरे टाइम ये उधार ही लेता है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को बोलते हैं मूचर। कोई परेशानी? हाँ। तो ये अलग अलग तरह के लोग हैं। पैरासाइट भी बोलते हैं लोगों को ना। पैरासाइट एक तरीके से क्या होता है? खून चूसने वाला भी कह सकते हैं, ब्लड सकर भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं जो लोगों के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे याद दिलाओगे? एक ऐसा इंसान जिसकी आदत होती है झूठ बोलने की, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? चलो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, स्टार्टिंग एम से होती है और लास्ट में ओ यू एस आता है। वन हु इज हैबिचुअल लायर। जो इंसान क्या होता है? हैबिचुअल लायर होता है, जिसकी आदत होती है झूठ बोलने की। ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो? ऐसे इंसान को मेंडेशियस बोलते हैं। द वर्ड इज व्हाट? मेंडेशियस। मेंडेशियस मीन्स जिसकी आदत है झूठ। अच्छा, एक इंसान होता है जिसकी आदत होती है चोरी करने की, जो स्टील करता है, चीजों को चोरी करता है, उसकी आदत होती है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? चलो हिंट दे रही हूँ, क्लेप्टो, और आगे मेनियाक, इसकी आदत है चोरी करने। चलिए वापस आ जाते हैं। कैनिबलाइज, कैनिबल नाउन फॉर्म था, उसी का वर्ब फॉर्म क्या हो गया? कैनिबलाइज करना, मतलब आप किसी चीज का खून चूस रहे हो, अपने फायदे के लिए उस चीज को यूज कर रहे हो, मतलब आप सामने वाले को कमजोर बनाते जाओ, अंडरमाइन कर रहे हो, कमजोर बना रहे हो, उसको वीकन कर रहे हो, इरोड कर रहे हो, कमजोर बना रहे हो, एनक्रोच अपॉन, उसकी चीजों के ऊपर अपना हक जता रहे हो। एंटोनिम स्ट्रॉन्ग कर रहे हो भाई, बोल्स्टर कर रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो आप उस चीज। तो जब आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, रिलायंस मीन्स डिपेंडेंस, एक्सेसिव मीन्स ह्यूज, तो जब आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो ऑटोमेशन पे, ऑटोमेशन में रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो शब्द का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ, खुद से, खुद से चीजें हो, तो ये कमजोर बना देती हैं बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को, मतलब बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला जाता है जब चीजें ऑटोमेटेड हो जाती है। चलिए वापस आते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉन। इसका स्पेलिंग में तो WAN होता है, बट इसके प्रोनाउंसिएशन में वॉन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत ही कमजोर सा दिख रहा। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, पेल, वीक और सिक लुकिंग, मतलब वो इंसान कैसा है? बहुत ही कमजोर है। इसकी हिंदी एक बार ठीक कर लेना, कमजोर। पेल है, पेंट है, सिकली है, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर सा दिख रहा है। ऐसे इंसान को एशन भी बोलते हैं। एशन का मतलब क्या होता है? एकदम पीला सा पड़ गया है। लिविड भी बोलते हैं, एकदम पीला सा पड़ गया है। एंटोनिम्स बहुत हेल्दी है। हेल्दी का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है इंसान के लिए, चीजों के लिए बोलते हैं सेल्यूब्रियस। अगर
सलमान भाई रोज ब्रश करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सेल्यूब्रियस हो जाएंगे। सेल्यूब्रियस वर्ड का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हेल्दी। रोजी, रोजी का मतलब क्या है, रोज के कलर का है, मतलब हेल्दी सा है, दिखने में कैसा है, बहुत हेल्दी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। विगरस, फुल ऑफ लाइफ लग रहा है। एनिमेटेड, फुल ऑफ लाइफ लग रहा है। लाइवली, फुल ऑफ लाइफ लग रहा है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो इतने दिन की बीमारियों के बाद वो बहुत ही कमजोर, बहुत ही पीली सी पड़ गई थी, थकान सी लग रही थी। क्यों? क्योंकि इतने दिन से वो क्या थी, बीमार थी। इसके लिए एक ईडियम यूज करते हैं। कोई इंसान अगर बहुत ही बीमार सा लग रहा होता है, उसके लिए बोलते हैं वाइट एज अ शीट लग रहा है। वाइट एज अ शीट का मतलब क्या है, बहुत ही बीमार लग रहा है, एक्सट्रीमली वीक। वीक की वजह से वो क्या पड़ गया, ब्लड का फ्लो ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है, एकदम पेल पड़ गया है, मतलब बहुत कमजोर। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सकोरिएट करना। एक्सकोरिएट करना मीन्स डांटना। आप किसी को डांट रहे हो, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब एक्सकोरिएट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया हुआ, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो बहुत बुरी तरीके से, डिनाउंस कर रहे हो, कास्टिगेट कर रहे हो, लेम्बास्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स, तारीफ कर रहे हो भाई, कमेंड कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। तो जो जर्नलिस्ट था उसने कॉरपोरेशन की को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उसने बहुत ही गंदी तरीके से, एग्रेगियस मीन्स बहुत ही घटिया तरीके से इन्वायरमेंटल रूल्स को तोड़ा था। वायलेशन का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल रूल्स को तोड़ना। आज कोशिश करते हैं, आई डोंट नो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुझे क्रिटिसाइज वर्ड के 70 सिनोनिम्स पता, 70। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है क्रिटिसाइज। 70 आप लोग को पूरी मदद करनी पड़ेगी मेरी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिटिसाइज कर रहे हो, कंडेम कर रहे हैं, डांटने को कास्टिगेट करना बोलते हैं, चाइड करना इज डांटना, चेस्टाइज करना इज डांटना। पहले सी वाले जो जो याद आ रहे हैं ना वो लिख लेते हैं। सेंश्योर करना, चलो। डी वाले क्या क्या याद आ रहे हैं, डिराइड करना, डिमेन करना, डेनिग्रेट करना। बी से कौन कौन से याद आ रहे हैं, बिलिटल करना, बिरेट करना, रिप्रोच करना, रिब्यूक करना। मैम डी से डिनाउंस भी याद आ रहा है, वेरी गुड। डिनाउंस करना, एक्सकोरिएट करना, लैम्बास्ट करना, अपब्रेड करना, स्कॉफ करना, स्कॉन करना, मॉक करना, रिडिक्यूल करना, जियर करना, स्नियर करना, जाइब करना, टॉन्ट करना, रोस्ट करना, रैली करना, स्लैंडर करना, डिफेम करना, लेबल करना, किसी को खराब फील करवा रहे हो सबके सामने खराब बोल के तो ह्यूमिलिएट कर रहे हो, एम्बैरस कर रहे हो, उसकी इमेज खराब कर रहे हो लोगों के सामने तो टार्निश कर रहे हो उसकी इमेज, उसकी इमेज ब्लेमिश कर रहे हो, स्मीयर कर रहे हो, उसकी इमेज खराब कर रहे हो। डिसरिस्पेक्ट करना, वेरी नाइस, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, 4 इसी पेज पे बताओ, फिर अगले पेज पे करेंगे 30। डिस्पैरेज करना, वेरी गुड। बीस्मर्च करना, बहुत बढ़िया करना, स्कोल्ड करना, रेप्रीमांड करना। चलो 40 हो गए, 30 मोर टू गो। 30 वर्ड्स और बताने हैं भाई। अभी तो सारे फ्रेजल वर्ब्स और वो सब रह गए, पहले सारे वर्ड्स ही बता दो, कोई और वर्ड याद आ रहा हो किसी को तो। एडमॉनिश करना नहीं लिखा हमने, एडमॉनिश करना रह गया, राइट। एडमॉनिश करना, राइट। मलाइन करना, इमेज खराब कर रहे हो, विलीफाई करना, वेरी गुड। डिक्राई करना, रिप्रूव करना, किसी को ब्लेम कर रहे हो तो उसके बारे में खराब ही बोल रहे हो,
ब्लेम करना, उस इंसान को खराब बोल रहे हो। और कोई वर्ड, असेल करना, अटैक करना, वर्ड से अटैक कर रहे हो, हैमर करना, बार बार उस इंसान के बारे में क्या किए जा रहे हो, खराब पे खराब बोल जा रहे हो, स्लैम करना, वेरी नाइस। ब्लास्ट करना भी एक होता है, जब आप किसी इंसान को बहुत गंदा गंदा बोलते हो तो उस इंसान को ब्लास्ट करना भी बोलते हो, अब्यूज करना कह सकते हैं, राइट। रीवाइल करना, वेरी गुड, खराब खराब बोल रहे हो आप उस इंसान को। और कोई रीबफ, आपने खराब तरीके से रिजेक्ट कर दिया उसकी बात को गंदा गंदा बोल के, चलो रीबफ करना। लेक्चर करना रहेगा मैम, राइट, वेरी गुड, लेक्चर करना। उस इंसान को लेक्चर कर रहे हो मतलब उस इंसान को खराब खराब बोल रहे हो, डिस्क्रेडिट कर रहे हो, उसकी इमेज खराब कर रहे हो, वेरी गुड। डिस्क्रेडिट करना, ओप्यून करना, खराब खराब बोल रहे हो उस इंसान। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 हो गए, क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 और बताओ, फिर 10 अगले उस पर करेंगे। रेप्रीहेंड करना, बहुत बढ़िया, उस इंसान को खराब खराब बोल रहे हो। और कुछ, और डेप्रिकेट करना, डिसएस्टीम करना, उस इंसान की इमेज खराब कर रहे हो। वन मोर, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। और कुछ, रैंग करना, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इन सारे शब्दों का मतलब है कि आप उस इंसान को खराब खराब बोल रहे हो। आखिरी 10, क्या बात है, आप लोगों ने 70 करवा दिए। आप सारी इडियम्स लिख लेते हैं, अभी तो इडियम्स बहुत सारी बचे, मुझे लग रहा है 80 हो जाएंगे। या फ्रेजल वर्ब्स लिख लेते हैं, रिप इनटू समवन, कॉल आउट, टीयर अपार्ट, टीयर डाउन, rake over coals, give someone a dressing down, read the riot act, take to task। और कुछ, give someone a roasting, बहुत बढ़िया। एनीथिंग एल्स, rake over coals तो लिख लिया ना बेटा। tell someone off, हाँ। और कुछ, give someone a piece of your mind, very good, give someone a piece of one's mind। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 71 हो गए, क्या बात है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है मैम, लैम्पून करना रह गया था, लैम्पून रह गया था, लैम्पून भी रह गया, वेरी नाइस। लैम्पून करना इज ऑल्सो, उस इंसान को आप खराब खराब फील करा रहे हो। रिप अपार्ट रह गया मैम, वेरी नाइस, रिप अपार्ट। रन डाउन, तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप उस इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसके बारे में बुरा बोल रहे हो, उसको शर्मिंदा कर रहे हो लोगों के सामने, उसको डांट रहे हो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स। ड्रैग थ्रू मड भी रह गया मैम, क्या करवा के मानोगे आज। ड्रैग थ्रू मड, तो इंसान, सबका मीनिंग है कि आप उस इंसान को बहुत ही खराब खराब फील कर रहे हो। इंसल्ट करना भी रह गया, राइट, इंसल्ट भी रह गया, राइट। अब आ जाए, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर वर्ब्स, सारे के सारे वर्ड वर्ब्स। 70 से भी ज्यादा करा दिया आपने, 75 ही करा दिया लगभग, आज तक के हाईएस्ट। चलो अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिवलस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। फ्रिवलस मीन्स आप बहुत सीरियस नहीं हो, आप बस ऐसी मस्ती मजाक में कुछ आपने बोल दिया है, सीरियस बात नहीं बोली है। नॉट सीरियस, कोई मकसद नहीं है आपका, मामूली सी बात बोल दी है। ट्रिवियल मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, सिली सी बात बोल दी है। पेटी इज ऑल्सो अनइम्पॉर्टेंट, रफलिंग, इट इज ऑल्सो अनइम्पॉर्टेंट। फ्लिपेंट, मतलब बहुत कैजुअल होकर बात बोल दी है, आपकी बात में क्या नहीं है, आपकी बात में सीरियसनेस नहीं। एंटोनिम्स, बहुत सीरियसनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मीनिंगफुल बात है आपकी। सीरियस का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है ग्रेव, सोलम, मतलब बहुत सीरियस बात है। तो मैनेजर ने जो ऐसी नॉन सीरियस कंप्लेन से उनको डिसमिस कर दिया
और फोकस किया रियल इश्यूज पे, तो रियल इश्यूज है उन पे फोकस किया और नॉन सीरियस कंप्लेंट्स को डिसमिस कर दिया मैनेजर। अगले वर्ड पे आते हैं स्कर्मिश मीन्स लड़ाई। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, छोटी सी लड़ाई को क्या बोलते हैं स्कर्मिश। ब्रीफ और माइनर फाइट, आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई। चलो मुझे लड़ाई के वर्ड के भी सिनोनिम्स बता दो, कितने बताओगे लड़ाई के? 20 बता दो। लड़ाई हो रही है तो कॉम्बैट, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेंशन, सिर्फ बोल बोल के लड़ाई हो रही है ऑल्टरकेशन, सी से एक और वर्ड राइट क्लैश, स्कर्मिश तो था ही, क्या हो रही है स्कर्मिश का मतलब क्या, छोटी मोटी सी लड़ाई हो रही है। स्पैट लड़ाई, क्वारल लड़ाई, फ्रैकाज लड़ाई, डिस्प्यूट वेरी गुड लड़ाई, स्क्वाबल लड़ाई, दंगा हो गया, दंगे को क्या बोलते हैं राइट, स्कफल लड़ाई, टसल लड़ाई, ब्रॉल, देखो सारे वर्ड्स एक जैसे से हैं देखने में भी, लड़ाई, डुअल, डुअल का मतलब क्या होता है दो लोगों के बीच की लड़ाई, तो दो लोगों के बीच की लड़ाई को क्या बोलते हैं डुअल। कॉन्फ्रंटेशन, आमना सामना हो गया लड़ाई में भाई, वेरी गुड कॉन्फ्रंटेशन, आमने सामने आके क्या कर रहे हो, आमने सामने आके लड़ रहे हो। रैंगल राइट, स्कफल टसल ब्रॉल के जैसा रैंगल, रैंगल इज ऑल्सो व्हाट लड़ाई। दुश्मनी बनी हुई है लोगों के बीच में, फ्यूड, फ्यूड मीन्स बहुत लंबे टाइम से दुश्मनी बनी हुई है। कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हॉस्टिलिटी दुश्मनी, एक्रीमनी दुश्मनी, एंटागोनिज्म दुश्मनी, बेलिजरेंस लड़ाई, बेलिकोसिटी लड़ाई। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किस चीज के, ये सारे के सारे वर्ड्स लड़ाई के। एफ्रे राइट, एफ्रे कैसे रह गया, एफ्रे पब्लिक में जो लड़ाई हो रही है उसको क्या बोलते हैं एफ्रे। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन्स। मैम एनिमोसिटी इज दुश्मनी राइट, वेरी गुड, एनिमोसिटी दुश्मनी, राइवलरी बहुत बढ़िया, राइवलरी दुश्मनी, आर्ग्यूमेंट मैम आर्ग्यूमेंट रह गया, हाँ आर्ग्यूमेंट हो गया बोलने वाली जो लड़ाई हो गई। चलो आ जाते हैं, तो स्कर्मिश का मीनिंग क्या हो गया, एक छोटी मोटी लड़ाई। ऑल्टरकेशन, कन्फ्रंटेशन, फ्रैकाज, ये तीनों वर्ड्स हमने कर लिए सिनोनिम्स में लड़ाई। एंटोनिम्स अकॉर्ड, अकॉर्ड मीन्स सब आपस में बातचीत हो रही है अच्छे से, हार्मनी है, हार्मनी मीन्स शांति है, रिकॉन्सिलिएशन मीन्स रिश्ते अच्छे हो गए हैं, कॉन्कॉर्ड मीन्स अग्रीमेंट है, शांति है। तो एक डिप्लोमेटिक स्कर्मिश मतलब बातचीत में एक लड़ाई हुई दोनों कंट्रीज के बीच में और वो बढ़ गई और एक बहुत ही बड़े लेवल का जियोपॉलिटिकल लड़ाई में कन्वर्ट हो गया, मतलब और भी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई और लड़ाई हो गई। तो दो कंट्रीज के बीच में छोटी सी लड़ाई हुई थी, वो बढ़ के एक बड़ी लड़ाई हो गई पूरे के पूरे एरिया के बीच में। नेक्स्ट वर्ड इज नेव। नेव कौन होता है, एक ऐसा इंसान जो गलत होता है, नेव डिसऑनेस्ट पर्सन। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, अ डिसऑनेस्ट पर्सन मतलब जो गलत होता है, जो विकेड होता है, गलत होता है, रोग, स्काउंड्रल, विलेन, मतलब जितनी भी गालियां दी जाती है ना इंग्लिश में, वो सारी की सारी नेव लोगों को दी जाती है। मतलब आपके हिसाब से वो इंसान क्या है, बहुत ही गलत इंसान है, बहुत ही खराब इंसान है, मिसक्रिएंट है। मिसक्रिएंट शब्द का मतलब क्या होता है कि उस इंसान ने कुछ गलत किया है। एंटोनिम्स, जेंटलमैन है, बढ़िया इंसान है, ऑनेस्ट है, नोबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो गलत इंसान था उसने विलेजर्स को ट्रिक किया और उनका पैसा लेके क्या हो गया, भाग गया। जो धोखा देता है उसको क्या बोलते हैं, स्विंडलर। कौन, मैन, ये क्या करता है, धोखा देता है। जो किसी और का भेष धारण करके आता है आपको धोखा देने के लिए, उस इंसान को क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर। किसी और का भेष धारण करके आया है आपको धोखा देने के लिए। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज वॉन्टन। वॉन्टन का मतलब क्या है कि किसी ने जानबूझ के किया है। डेलिबरेट मीन्स जानबूझ के, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, भड़काया नहीं है, बट उसने जानबूझ के किया है। केयरलेस वे में किया है और सही नहीं है, मतलब अनजस्टिफाइड है, मतलब ये भी नेगेटिव टोन का ही वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, रेकलेस, केयरलेस होके, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब आपने से, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है कि आपने सोच समझ के किया है, मतलब
सोच समझ के भी नहीं बोलेंगे, मतलब आपने ना ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया, आपको करना था आपने कर दिया, या फिर इनडिस्क्रिमिनेट को बोलते हैं बहुत ज्यादा कर दिया, एक्सेस में कर दिया। आर्बिट्री का मीनिंग होता है मनमाने ढंग से कर दिया, मनमाना ढंग इज व्हाट, रैंडम, मतलब आपके पास कोई लॉजिक नहीं था उस काम को करने का, ऐसा नहीं था कि आप कोई लॉजिक से कर रहे थे, आपने बस उस काम को कर दिया, मतलब रैंडमली कर दिया, इसको भी रैंडम बोल सकते हैं एक तरीके से, ऐसे कोई लॉजिक नहीं था आपके पास करने का उस काम। डेलिबरेट जानबूझ के किया है, ये डेलिबरेट यहाँ क्यों लिख दिया, एक सेकंड, यहाँ पे ना गड़बड़ है, इसको ठीक कर देना, ये डेलिबरेट यहाँ नहीं आएगा, इसको हटा देना, मतलब आपने ऐसे सोच समझ के नहीं किया, वो अनप्लान्ड वे में कर दिया, इसको ऐसे कह सकते हैं, अनप्लान्ड वे में, अनप्रोवोक्ड वे में, केयरलेस वे में, अनजस्टिफाइड वे में कर दिया, उसको बोलते हैं वांटन। एक्सेस में कर दिया, इसको अनरिस्ट्रेन्ड वे भी बोल सकते हैं, मतलब आपने कोई लिमिट नहीं लगाई, एक्सेस वे में कर दिया, रैंडम, कोई दिमाग नहीं लगाया। एंटोनिम सोच समझ के किया है, लॉजिकल वे में किया है, जुडिशियस वे में किया है, रैशनल वे में किया है, सेंसिबल वे में किया है। तो कोर्ट ने बुराई करी कि बिना सोचे समझे तबाह कर दिया गया हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को लड़ाई के दौरान, और कोर्ट ने उस चीज की क्या करी, कोर्ट ने उस चीज की बुराई करी। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज पॉम्पस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। पॉम्पस मीन्स मैं ही सब कुछ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, घमंड, सेल्फ इंपॉर्टेंट फील कर रहे हो आप, बहुत ही इरिटेटिंग में। एरोगेंट हो, प्रिटेंशियस हो, हॉटी हो, स्नूटी हो, घमंड दिखा रहे हो अपना, सुपरसीलियस हो, अब्रिस्टिक हो, बहुत ही घमंडी हो। एंटोनिम्स हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो भाई। तो उसकी जो घमंड वाली स्पीच थी उससे ऑडियंस चिढ़ गई, क्योंकि वो अपनी ही अपनी तारीफ किए जा रहा, तो ऑडियंस क्या हो गई, उससे चिढ़ गई, कितना घमंड करेगा भाई। आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6300 स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशन राइट नाउ, तो जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे, एवरीवन विल लाइक द सेशन। अगर 6300 बच्चे देख रहे हैं तो 6300 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। द नाइट बिफोर हिज बिगेस्ट विक्ट्री, उसकी सबसे बड़ी जीत से पहले की जो रात है, दक्ष जो है, लाइट ज्यादा नहीं आ रही थी, हल्की फुल्की सी लाइट आ रही थी, वो विंडो के पास बैठा हुआ था, उसका फेस एकदम पेल लग रहा था, थकावट लग रही थी उसके चेहरे पे, इतने महीनों से उसने बिना सोए, कम कम सोए, इतने महीनों से मेहनत करी थी, तो उसके बाद उसका चेहरा कैसा लग रहा था, एकदम थका हुआ लग रहा था। फिर भी उसका दिल ना सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो सपना था उसका एग्जाम क्लियर करने का, वो आज भी उसको बेकन कर रहा है, बेकन मीन्स अट्रैक्ट कर रहा था। हालांकि उसे दूर लग रहा था, बट उसको लग रहा था बहुत पावरफुल लाइट है। लोग जो है उसके टाउन में उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, एक्सफोरिएटिस, उसकी बुराई कर रहे थे, उसके फेलियर्स के लिए, उसके एफर्ट्स को अनरियलिस्टिक बोल रहे थे। और एक जो बहुत ही घमंडी नेबर था, वो उसका मजाक उड़ा रहा था कि वो इतने सिंपल बैकग्राउंड से है। और एक जो है नेव था, बहुत ही गलत इंसान था, उसने उसको मिसलीड करने की भी कोशिश करी शॉर्टकट से, झूठे वादों से। लेकिन दक्ष को पता था कि सक्सेस जो है गलत रास्तों से नहीं आता है। छोटी छोटी लड़ाइयां भी हुई उसकी, स्कर्मिश हुई, फाइट्स हुई जर्नी में, डर के अगेंस्ट, गरीबी के अगेंस्ट, सेल्फ डाउट के अगेंस्ट, और बहुत ही नॉन सीरियस डिस्ट्रैक्शंस, फ्रिवलस मीन्स नॉन सीरियस, जो उसका टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। बट उसने उनको कभी भी अलाउ नहीं किया कि वो उसके कॉन्फिडेंस को कैनिबलाइज करे, मतलब कमजोर बनाए, या फिर उस डिसिप्लिन को खा जाए जो उसने दर्द से बनाया है। उसके टीचर के कैसे वर्ड्स थे, ओरैक्युलर वर्ड्स थे। ओरैक्युलर मीन्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेकिन वाइज। वो आज भी उसके माइंड में इको कर रहे थे, मीन्स गूंज रहे थे, कि वो इंसान जो सबसे डार्केस्ट नाइट को सर्वाइव कर ले ऑनेस्टी के साथ, उसको सबसे ब्राइट मॉर्निंग दिखती। और वही शब्द उसकी ताकत बन गए। जब भी उसका माइंड कमजोर होता था, उसको याद आता था, क्या याद आता था, कि कैसे वैंटन, वैंटन का मीनिंग यहीं दे रखा है, केयरलेसनेस, तो किस तरीके से वैंटन मीन्स अनकंट्रोल्ड, एक्सेस, केयरलेसनेस ने इतने बच्चों को खराब कर दिया है। बट उसने अपने आप से वादा किया कि वो लेजीनेस को अलाउ नहीं करेगा,
उसकी मेहनत को खराब नहीं होने देगा। उस रात उसकी आंखें थकी हुई थी लेकिन उसकी आत्मा एकदम अपने काम की तरफ लगी हुई थी। उसने एक फाइनल पेज रिवाइज किया, किताबें बंद की और अपने आप को बोला कि विक्ट्री का मतलब मार्क्स, रैंक या तारीफ नहीं होता है बल्कि स्ट्रांग होना होता है। तो वो बच्चा जो हर फेलियर के बाद रोता था, अगले मॉर्निंग वो एग्जामिनेशन हॉल में गया। ऐसा नहीं था कि उसे डर नहीं लग रहा था, उसे डर तो लग रहा था लेकिन उसके अंदर एक ताकत थी और वो ताकत थी उसकी जीत की शुरुआत पर। तो ट्रू सक्सेस किसकी होती है? ट्रू सक्सेस उन लोगों की होती है जो कॉन्फिडेंट रहते, अपने ऊपर डाउट नहीं करते, डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर रखते हैं। और जब दुनिया उन पर डाउट कर रही होती है ना, तब भी वो सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। ऐसे लोगों को ट्रू सक्सेस मिलती है। अब आप मुझे बताओगे कि आप में ये तीनों चीजें हैं? दुनिया डाउट कर रही है, क्या आप तब भी आगे बढ़ रहे हो? क्या आपने अपनी लाइफ में जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर कर लिया है? क्या आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो? अगर ये तीन चीज आपके अंदर हैं तो सक्सेस आपकी है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको दे रखे हैं। चलिए आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। डॉर्मेट्री क्या होता है? बहुत बड़ा रूम होता है जिसमें बहुत सारे लोगों के ऐसे बेड्स लगे होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री या डॉर्म भी बोलते हैं। तो स्कूल्स वगैरह में क्या होता है? जनरली डॉर्म होता है, बहुत बड़ा बेडरूम बहुत सारे लोगों के लिए। सोमनैम्बुलिस्ट, सोम का मतलब होता है स्लीप, एम्ब्यूल शब्द का मीनिंग होता है वॉक, जो नींद में वॉक करता है। सोया अपने घर पे था, जागा कहीं और, वॉक करते करते चला गया, तो जो नींद में चलता है। टीरो टॉलर तो इतनी बार एग्जाम में आया ना, क्या बताऊं। ऐसा इंसान जिसने आज तक अल्कोहल नहीं पिया है, उस इंसान को बोलते हैं टीरो टॉलर, जो अल्कोहल पीता ही नहीं है। टीरो टॉलर की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखना। एलेगी, एलेगी क्या होता है? जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको याद करते हुए जो पोयम सुनाई जाती है। सी थ्रू, यार बहुत मुश्किलें आई बट मैंने कंप्लीट कर लिया। तो किसी चीज को कंप्लीट करना मुश्किलों के बावजूद भी। सी थ्रू, एक सी थ्रू का मतलब होता है जिससे आर पार दिखता है, उसको भी सी थ्रू बोलते हैं। उसकी जो शर्ट है वो सी थ्रू शर्ट है, मतलब उससे आर पार दिखता है। सेल आउट, किसी को धोखा देना, तो उसने मुझे ये चीज सेल आउट कर दी, मीन्स धोखा दे दिया। सेटअप, अरेंज करना, यार इसको ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि यार मेरी सेटिंग करवा दे, मतलब रिश्ता बनवा दे, अरेंज अ रिलेशनशिप। सेटल ऑन, फाइनली आपने एक डिसीजन ले लिया। समय लगा आपको डिसीजन लेने में लेकिन आपने फाइनली डिसीजन ले लिया। सेटल ऑन। आज हम करने वाले हैं हॉर्स के इडियम्स। हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, बिल्कुल अलग है। ये घोड़ा एकदम अलग रंग का है, बिल्कुल अलग है। अच्छा, दो अलग अलग चीजों को क्या बोलते हैं? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मीन्स बिल्कुल अलग अलग है। चॉक एंड चीज, मतलब बिल्कुल अलग अलग है। ऑयल एंड वाटर, तो ये तीन तरह के फ्रेजेस यूज करते हैं और टू डिफरेंट थिंग्स, दो चीजें एकदम अलग अलग हैं, तो आप उनको ये तीनों चीजें बोलते हैं। वाइल्ड हॉर्सेस कुडंट ड्रैग मी अवे, कोई भी चीज मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं छोड़ूं, कितना ही वाइल्ड हॉर्स हो, लेकिन मैं नहीं हटूंगा, मतलब मैंने जो चीज ठान ली है मैं उस चीज को करके ही रहूंगा। ईट लाइक अ हॉर्स है, बहुत खाता है वो, बहुत खाता है। ईट लाइक अ हॉर्स भी बोलते हैं और ईट लाइक अ पिग भी बोलते हैं, बहुत खाने वाला। होल्ड योर हॉर्सेस, यार थोड़ा सा पेशेंट तो रहो, थोड़ा सा सब्र रखो। होल्ड योर हॉर्सेस। बैक द रॉन्ग हॉर्स, गलत हॉर्स को आप सपोर्ट कर रहे हो, मतलब उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो जो फेल हो जाएगी। डार्क हॉर्स बहुत बार एग्जाम में आया है। डार्क हॉर्स क्या होता है? एन अनएक्सपेक्टेड विनर, आपने सोचा ही नहीं था वो जीत जाएगा और वो जीत गया, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स या बीटिंग अ डेड हॉर्स, गलत चीज पे अपने एफर्ट्स लगा रहे हो। या बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स, गलत चीज पे अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, चीजों को गलत ऑर्डर में कर रहे हो। वो क्या प्रोडिजी बुक में पूरे के पूरे हॉर्स बेस्ड बहुत सारे इडियम्स हैं, एक बार उनको रीड जरूर कर ले। ठीक है, चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग लगभग 6700 स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशन। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत की तुरंत थम्स अप दे देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में।
ये शॉर्ट स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा बस टेलीग्राम चैनल पे स्टोरी शेयर हो जाएगी। अच्छा, कल आप लोगों ने पैराजम्बल्स की क्लास अटेंड करी थी, जो कि हमने प्रीलिम्स लेवल की करी थी यूट्यूब पे। आई होप सभी ने अटेंड करी थी। आज भी हम प्रीलिम्स लेवल की ही क्लास करने वाले हैं परफेक्शन बैच में। तो आज हम प्रीलिम्स लेवल की क्लास करेंगे, उसके बाद हम मेंस लेवल की क्लासेस में आएंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल की क्लास पे आएंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक परफेक्शन बैच ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज कर लेना, जिससे कि आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लेंगे, क्लोज टेस्ट ऑलरेडी हमने लिया था। तो ऐसे बैक टू बैक हम एक एक टॉपिक को उठाते हुए चलेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलेंगे परफेक्शन बैच की क्लासेस में। डिटेल्स मैं आपको लास्ट में दे दूंगी। अभी यहाँ पे आ जाते हैं प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड जो है उसको हम बचा के रख रहे हैं। प्रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? बचा के रखना। ऑन द राइट टू बी फॉरगॉटन, जो हक है भूल जाने का। तुझे भुला दिया, फिर क्यों मेरी आंखों ने, कुछ पता नहीं क्या है। तो हक है कि आप हमें भूल जाओ। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड एवरीवन। चलिए आ जाते हैं। मैम आगे का गाना है, फिर क्यों मेरी यादों ने तुझे रुला दिया, फिर मुझे रुला दिया। चल, ऑन द वन हैंड एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो लॉ है वो क्या करता है? होल्ड्स अप अ प्रिंसिपल। वो होल्ड अप करता है। होल्ड अप का वैसे मतलब क्या होता है? वैसे होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना। किसी चीज को अगर आप होल्ड अप कर रहे हो, इसका मतलब क्या? आप उस चीज को डिले कर रहे हो, आप उस चीज को एक तरीके से रोक रहे हो। चलो, अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे एल ई है। इस एल ई का मतलब क्या होता है? एक सिद्धांत, एक लॉ, एक रूल। अच्छा, प्रिंसिपल में जब ए एल होता है उसका मतलब क्या होता है? वो चीज क्या है? मेन है। तो ये बहुत बार एरर में क्वेश्चन आ जाता है। इसका मतलब है कि वो चीज मेन है और इसका मतलब क्या है? कि वो चीज एक लॉ है। तो ओपन जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको होल्ड किया जाता है, उसको रेजिस्ट किया जाता है अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीजों में वो चीजें दैट। तो एक प्रिंसिपल जो कि क्या अलाउ करता है बाकी चीजों में? पब्लिक स्क्रूटनी की, पब्लिक जो है जांच करे कोर्ट्स की। फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट मीन्स हेल्प करना पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, की पब्लिक को समझ में आए लॉ। एंड क्रिएट्स अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल मीन्स रिलेटेड टू हिस्ट्री। कोई चीज जो हिस्ट्री से रिलेटेड है आप उसको क्या बोलते हो? हिस्टोरिकल। अच्छा, हिस्टोरिक क्या होता है? हिस्टोरिक होता है फेमस इन हिस्ट्री। कोई चीज जो हिस्ट्री में फेमस है। तो दोनों में डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। तो एक क्रिएट करता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड किस चीज का? जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जस्टिस कैसे एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी, जस्टिस कैसे दी जाएगी। ऑन दी अदर, दूसरी तरफ जस्टिस के एस पुट्टस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, माना कि हक है। किस चीज का हक है? इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी की, इंफॉर्मेशन की प्रिवेसी का हक है
इंक्लूडिंग द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये भी माना कि कुछ लोग जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी को लेके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मतलब इंसान के पास प्रिवेसी होनी चाहिए कि वो अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना। दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया मई 29 को, किस चीज से रिलेटेड था? रिलेटेड था द राइट टू बी फॉरगॉटन। तो कंसर्निंग मीन्स रिलेटेड, तो रिलेटेड था वो राइट टू बी फॉरगॉटन से। ये इलस्ट्रेट करता है, मतलब एग्जांपल देता है कि किस तरीके से ये दोनों प्रिंसिपल्स कभी कभी ऑपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं। डिजिटाइजेशन हो गया कोर्ट के रिकॉर्ड्स। अब देखो दो चीजें ऑपोजिट हो गई। आपने क्या किया? कोर्ट के रिकॉर्ड्स डिजिटाइज किए, तो इससे क्या हुआ? अब कोई भी उस रिकॉर्ड को देख सकता है जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो कोर्ट के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने से चेंज हो गई एबिलिटी किसी भी इंसान की जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। साथ ही साथ जो सर्च इंजन्स हैं, जो ऑटोमेटेड आर्काइवर्स हैं, आर्काइवर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, गूगल वगैरह हो गए, उन सब के सबके पास अब एक्सेस आ जाएगा कि वो जजमेंट्स देख पाएंगे, लीगल रिकॉर्ड्स देख पाएंगे। लेकिन इससे क्या हुआ? इट ऑल्सो ऑल्टर्ड, इसने बदल भी दिया। किस चीज को बदल दिया? द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पब्लिसिटी, कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा पब्लिसिटी होने का। यूरोप में जहां पे रिजल्टिंग परसिस्टेंस की लगातार, परसिस्टेंस मीन्स कॉन्टिन्यूएशन, जो लगातार डिजिटल इंफॉर्मेशन बनी रहती है, आपने किसी चीज को डिजिटल डाल दिया तो वो पूरे टाइम डिजिटल रहेगी। फर्स्ट गेव राइज, इसकी वजह से एक हक आया, द राइट टू बी फॉरगॉटन, कि लोग उसको भूल जाएं। ये जो राइट है इज यूजुअली वेड अगेंस्ट, इसको किसके खिलाफ रखा जाता है? द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन के फ्रीडम के अगेंस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में इतनी कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज यूज करी है ऑथर ने, बट ऑथर का मतलब क्या है? देखो ऑथर का मतलब ये है, मान लो कोई चीज हुई, अगर आपने उस चीज को डिजिटलाइज कर दिया, आपने उस चीज को इंटरनेट पर डाल दिया, तो वो चीज हमेशा के लिए इंटरनेट पर रह जाएगी, सर्च इंजन पर रह जाएगी, लोग उसको स्टोर कर लेंगे, तो वो चीज हमेशा के लिए इंटरनेट पर रह गई। इसका मतलब है उस चीज के ऊपर से राइट टू बी फॉरगॉटन का हक छिन गया। अब कोई इंसान उसे कभी भूल ही नहीं पाएगा। मान लो उसको बाद में डिलीट भी कर दिया गया, तो ऑफिशियल वेबसाइट से तो डिलीट होगी, बाकी जगह जिन लोगों ने उसको स्टोर कर दिया वो तो वहीं पे भी रहेगी। तो कोई भी चीज़ अगर डिजिटलाइज हो जाती है, तो जिस इंसान के पास इंटरनेट है, या जो सर्च इंजन्स हैं, या फिर जो लोग जो पुरानी पुरानी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखते हैं, उन सब के लिए वो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो गई। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो ये चीज़ अच्छी है, बट इससे होगा क्या? आप कोई भी इंसान उस चीज को कभी भूल नहीं पाएगा। तो जो राइट टू बी फॉरगॉटन था वो हक छिन रहा है अगर कोई चीज डिजिटल हो रही है तो राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है कि कोई चीज हुई उसको भूल जाओ, हम भूल ही नहीं पाएंगे उस चीज को कभी भी अगर वो चीज डिजिटल हो जाती है तो। समझ आया सभी को? बस यही मीनिंग था ऑथर का और कुछ मीनिंग नहीं था। ऑथर ने बहुत घुमाओ फिराओ लैंग्वेज में लिखा था। तो मान लो अगर कोई केस है, वो केस डिजिटल हो गया। अब आई एज अ पर्सन, मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन डिजिटल हो, मेरी इंफॉर्मेशन को लेके मेरी प्राइवेसी होनी चाहिए। लेकिन उस केस में, क्योंकि वो केस डिजिटल हो गया, उस केस में मैं कौन हूँ, मेरी एज क्या है, मेरे खिलाफ क्या केस हुआ था, कोर्ट ने क्या बोला, मैंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, मैंने क्या बोला, ये सारी की सारी बातें डिजिटल हो गई। तो इंसान का जो हक है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेके, वो क्या हो रहा है? वो छिन रहा है अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल हो रही है तो। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अच्छा एक चीज और, हमने जब इस पैसेज को पढ़ा तो हमें पता था कि होल्ड अप का मीनिंग डिले करना होता है, बट यहाँ पे डिले का तो कोई सेंस नहीं आ रहा था। वो तो हमें जब लास्ट तक हमने पढ़ा तब हमको समझ में आया कि ऑथर का यहाँ पे मीनिंग क्या था। ऑथर का मीनिंग यहाँ पे डिले करना नहीं था, मतलब यहाँ पे ऑथर का मतलब क्या था
कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इस चीज को क्या कर रहा है, एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस को। तो यहाँ पे होल्ड अप का मतलब है सपोर्ट करना, उसको सही ठहराना। तो यहाँ पे होल्ड अप का मीनिंग डिले नहीं था, क्योंकि और ये चीज हमें कैसे समझ में आई, हमें आगे जाके समझ में आई कि ओपन जस्टिस का प्रिंसिपल है कि भाई कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है पब्लिक के सामने होना चाहिए, पब्लिक स्क्रूटिनी ऑफ कोर्ट्स। तो कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए, मतलब सब कुछ डिजिटल होना चाहिए। तो लॉ तो ये कहता है कि पब्लिक के सामने सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ डिजिटलाइज होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहता है कि भाई लोगों के पास कुछ प्राइवेसी भी होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं। इसलिए ऑथर ने कौन सा कंजंक्शन यूज किया, ऑन वन हैंड ऑन दी अदर। एक तरफ तो लॉ ये कहता है कि सब कुछ पब्लिक को बताओ, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं यार, लोगों के पास उनकी इंफॉर्मेशन को लेकर थोड़ी सी प्राइवेसी भी होनी चाहिए। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, इन इंडिया एज वेल, इंडिया में भी जो हक है शुड अकोमोडेट, इसको इंक्लूड करना चाहिए। क्या इंक्लूड करना चाहिए, द प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस। चलो ये प्रिंसिपल तो सही है कि ओपन जस्टिस होना चाहिए, जिसका भी कोई भी केस है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, वो इंटरनेट पे होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस तो होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ ब्रीच नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं टूटना चाहिए, द बाउंड्स, जो लिमिट्स हैं राइट टू प्राइवेसी के। तो ऑथर ने बोला एक बैलेंस बना के चलना पड़े कि इंसान के पास जो प्राइवेसी का हक है वो भी ना खत्म हो, इंसान की जो लिमिट है प्राइवेसी की, मतलब उसकी राइट टू प्राइवेसी भी हो, और साथ ही साथ जस्टिस ओपन भी हो। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है इंडिया में भी। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या किया, हाईकोर्ट ने कुछ और ही डिसाइड कर दिया। जस्टिस सचिन दत्ता जो हैं उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने बोला कि अगर आप सिर्फ रिकॉर्ड ही अपडेट कर देते हो ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आप डिजिटली सिर्फ अपडेट ही कर रहे हो चीजों को, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन क्या करेंगे, ये एक्सर्प्ट कर लेंगे, एक्सर्प्ट मींस निकाल लेंगे, ये छोटा सा पोर्शन निकाल लेंगे, इसके आसपास का कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएंगे कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, क्या क्या रीजंस थे। तो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएंगे, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट नहीं बताएंगे उस चीज का, सिर्फ छोटा सा पोर्शन बाहर निकाल के कर देंगे। तो जो ओपन जस्टिस है वो ये नहीं कह रही है कि इंसान की डिटेल्स बता दो या उस केस की डिटेल्स बता दो उस एक्यूज पर्सन का नाम डाल के। और जो अपडेटिंग जो है, अगर आप ऑफिशियल वर्जन को अपडेट भी कर देते हो, इसका मतलब ये नहीं है वो रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे जो तब से कॉपी हुए हैं बाकी वेबसाइट्स पे। तो ऑथर ने कितनी अच्छी बात बोली, ऑथर ने बोला मान लो किसी पे कोई केस चल रहा है, मान लो कोई मिस्टर एक्स है, उस पर केस चल रहा है। अब इस एक्स केस की डिटेल्स अगर ऑनलाइन अपलोड हो गई, ठीक है, अपलोड होने के बाद पहली सुनवाई हुई, अपलोड हो गई, दूसरी सुनवाई हुई, तीसरी सुनवाई हुई, तो ये जो डिटेल्स हैं अपडेट होती हुई चलेंगी, डिटेल्स अपडेट हुई, अपडेट हुई, अपडेट होती हुई चलेंगी। मान लो अगर गूगल ने अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं ली, किसी ने कोई पुरानी वाली इंफॉर्मेशन को अपलोड कर दिया, भाई उन्होंने ऑफिशियल वर्जन तो अपडेट कर दिया, लेकिन जो रिकॉर्ड्स थे जो दूसरी वेबसाइट पे कॉपी हो गए थे वो अपडेट नहीं हुए। तो आप सोच रहे हो इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा गलत हो जाएगी। सरकार ने तो ऑफिशियल वर्जन को अपडेट कर दिया, लेकिन जिन वेबसाइट ने उसका पुराना वाला कॉपी कर लिया था, पुराना वाला डिसीजन कॉपी कर लिया था, वहां पे तो अपडेट नहीं हुआ। और इंसान जरूरी नहीं है कि ऑफिशियल वर्जन से ही पढ़े किसी चीज को, इतनी सारी 10 वेबसाइट आ जाती हैं जिससे वो पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये चीज कितनी प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। तो रियल प्रॉब्लम पता है क्या है? रियल प्रॉब्लम है इनकम्प्लीटनेस, डिस्कवरेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कवर तो कर लेंगे हम, पता तो लग जाएगा, लेकिन वो कितना अधूरा पता लगेगा, ये प्रॉब्लम है। अगर किसी कोर्ट ने किसी इंसान को किसी डिस्प्यूट से फ्री कर दिया, मान लो किसी इंसान के ऊपर कोई केस चल रहा था, अब देखो ऑथर ने कितने अच्छे एग्जांपल से समझाया। एक्विट मींस फ्री कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। किसी इंसान के ऊपर कोई केस चल रहा था, तो कोर्ट ने बोला कि तुम्हारा चलो इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं तुम्हें बरी कर देता हूं, मतलब हटा देता हूं। तो कोई भी इंसान जो अब उस केस की डिटेल्स ढूंढ रहा होगा, उसको वो डिसीजन तो पता लग जाएगा। तो उसको वो डिसीजन पता लगना चाहिए, रादर देन लिमिटिंग अ सर्चर्स एबिलिटी टू फाइंड द ओरिजिनल डिसीजन। तो ऑथर ने क्या बोला कि अगर किसी कोर्ट ने किसी इंसान को डिस्चार्ज कर दिया है, तो कोई भी इंसान जो अगर उस चीज को ढूंढ रहा है, तो उसको वो वाला डिसीजन भी मिलना चाहिए, ना कि आप रोक दो उसका ओरिजिनल डिसीजन मिलना। तो बेसिकली ऑथर ने यही बोला कि भाई फाइनल डिसीजन मिलना चाहिए, बीच बीच के अगर डिसीजंस मिलते रहेंगे तो प्रॉब्लमैटिक है। तो इंसान को फाइनल डिसीजन मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है अगर हम ओपन जस्टिस को समझते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। अब देखो ऑथर ने इतनी अच्छी बात बोली, लोगों को लगता है कि ओपन जस्टिस का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन हो गया है, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड डिजिटल है। नहीं, सिर्फ होना जरूरी नहीं है, एक्सेसिबल भी होना चाहिए, हर कॉमन मैन उसको पहुंच भी पाए, उस तक, उस वेबसाइट पे जाके वो देख भी पाए कि क्या रिजल्ट आया इस केस का। तो एक्सेसिबल होना जरूरी है, सिर्फ होना जरूरी नहीं। मैम आर्टिकल बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, इस तरह के पैसेजेस एग्जाम में आते हैं। मेन चीज क्या होती है कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। तो अभी हम वो चेक करेंगे कि क्या हमें आर्टिकल इतना समझ में आया कि हम आरसी के क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। चलो अगला पैराग्राफ पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम समझाएंगे। ऐसा थोड़ा ना कि डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ देंगे, नहीं, डिफिकल्टीज को छोड़ना नहीं है, उसको लास्ट तक समझना है। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं। अब इस पैराग्राफ को पढ़ के पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे होते हैं, स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है, बट लास्ट तक आते आते पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाता है। तो ऑथर ने तो कितनी अच्छी बात बोली। कोर्ट रिकॉर्ड क्या है? अगर किसी चीज को डिजिटलाइज किया जा रहा है तो वो स्टेट का काम है, ऑफिशियल काम है, स्टेट का ऑफिशियल काम है, सरकार का। और अगर आप उसको ऑफस्केट करते हो, अगर आप उसको अनक्लियर बनाते हो किसी भी तरीके से, विज विज मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिगार्ड में, किसके रिलेशन में, पब्लिक रिकॉर्ड के केस में, तो इसका जो है सीरियस रेमिफिकेशन पड़ेगा, सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा पब्लिक रिकॉर्ड के लिए। तो ऑथर ने एक एग्जांपल हमें दिया था कि वहां पे कोर्ट ने क्या बोला था कि राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए। तो हम उतनी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जितनी इंफॉर्मेशन हमें उस इंसान के बारे में देनी चाहिए ऑनलाइन। बट ऑथर का क्या कहना है? ऑथर का ये कहना है कि अगर आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दोगे, अगर आप चीजों को क्लियरली नहीं डालोगे ऑनलाइन, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और ये चीज हमको कहाँ दिखी? हमको दिखी जो एक इंडियन कानून मैटर था उसमें। इको का मतलब क्या है? वहां पे उसकी गूंज दिखी, मतलब वहां पे वो चीज दिखी हमको। हाईकोर्ट का चिंता सही थी कि भाई राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने सही बोला, ये बात तारीफ के लायक है कि इंसान के पास राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी तो समझो कि डिजिटल एक्यूरेसी तरीका है, आपको इंफॉर्मेशन एक्यूरेट डालनी पड़ेगी लेकिन ऑनलाइन, ये नहीं कि आप राइट टू प्राइवेसी के चक्कर में कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल दो। तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स पूरी तरीके से पब्लिक होने चाहिए ऑथर के हिसाब से, कुछ भी मत छुपाओ, अगर छुपाओगे तो पब्लिक पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो पूरी तरीके से पब्लिक करो और उनको अपडेट भी करते रहो, जैसे जैसे चेंज आता जा रहा है केस के रिजल्ट में उसको अपडेट भी करो, जिससे कि वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करे कि कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, कोर्ट का क्या डिसीजन था। आप सिर्फ ऐसे मत सोचो कि क्या इल्जाम लगा था उसी को डालो, नहीं, आपको सब कुछ डालना पड़ेगा। और जुडिशरी को, अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो कॉपी कर रहा है डेटा, अगर कोई प्लेटफॉर्म है कोई कॉपी कर रहा है डेटा, तो उसको भी जुडिशरी को बोलना चाहिए कि आप भी अपडेट करो। तो कंडीशंस लगानी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कोर्ट की रजिस्ट्री हो, चाहे वो कोई इंडेक्स कर रहा हो, अपना लीगल इन्फॉर्मेशन को अपने पास डाल रहा हो, कि उसको भी अपना डेटाबेस रिफ्रेश करना होता होगा ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि अपडेट वो करता रहे और एफर्ट वो लगाता रहे, जिससे कि जो रिजल्ट्स आए, कोई भी यूजर कोई सर्च करता है तो जो रिजल्ट्स आए वो सही आए। अगर ऐसा किया जाएगा तो फंडामेंटल राइट भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और प्रॉब्लम का जो कॉज है वो भी एड्रेस हो जाएगा। तो बेसिकली पूरा का पूरा पैसेज एक ही बात कह रहे हैं, सिर्फ घुमा फिरा के ऑथर ने बातें करी हैं, बट बात एक ही है कि भाई ऑथर का कहना है कि अगर कोई केस है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डलनी चाहिए वो कंप्लीट डलनी चाहिए, एक्यूरेट डलनी चाहिए, रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए। और जो वेबसाइट उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करती हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर भी लॉ लगना चाहिए कि उन वेबसाइट को भी उनको अपडेट करना है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। अगर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी, अगर इंफॉर्मेशन एकदम सही होगी, रेगुलरली अपडेट होगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्यों? क्योंकि जस्टिस ओपन होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए। ये उस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया। क्लियर सभी को? चलो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। ऑल द बेस्ट। मैम इतना डिफिकल्ट आर्टिकल क्यों लिया बेटा, क्यों डर रहे? पहले तो मुझे ये बताओ, इस तरह का आर्टिकल एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करोगे? सीखना तो ये भी है ना। ऑल द बेस्ट एवरीवन। इस क्वेश्चन को साथ में करते हैं, इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को साथ में करते हैं। ऑथर की चिंता क्या थी? हाईकोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी मेंटेन करो, तो इंफॉर्मेशन को क्लियर मत करो। अगर इंफॉर्मेशन क्लियरली अपलोड नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? ऑथर ने क्या बताया? अगर इंफॉर्मेशन क्लियरली अपलोड नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? हाईकोर्ट ने क्या किया? बोला इंफॉर्मेशन क्लियर मत दो, तो ऑथर को प्रॉब्लम हुई इससे, ओपन जस्टिस कमजोर पड़ जाएगी। सही बात है। कोर्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा, नहीं, उस हाईकोर्ट ने ये नहीं बोला कि आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन मत करो, हाईकोर्ट ने बोला सारी इंफॉर्मेशन मत डालो। तो ऑथर ने बोला अगर आप सारी इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे तो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी तो लोगों को दिक्कत होगी, लोगों को दिक्कत होगी तो ओपन जस्टिस का प्रिंसिपल खराब हो जाएगा। तो आंसर वाज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड नहीं है। मना नहीं किया कोर्ट को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से, रिकॉर्ड मेंटेन करो लेकिन राइट टू प्राइवेसी भी रखो लोगों। इसका मतलब इंफॉर्मेशन को ऑब्सक्योर कर दो। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन। ऑथर ने सोल्यूशन क्या दिया लास्ट में? ऑथर का सोल्यूशन क्या था?
सब कुछ पब्लिक कर दो। ऑथर ने क्या बोला, सब कुछ पब्लिक करो। आंसर बताओ, मुझे लग रहा है आप लोग बता दोगे आराम से। ऑथर का सोल्यूशन क्या था, बिल्कुल क्लियर क्लियर जो केस है उसको ऑनलाइन डाल दो, बिल्कुल एक्यूरेट डालो, बिल्कुल सही डालो, बिल्कुल अपडेटेड डालो। तो सारे रेफरेंसेस को हटा दो, बिल्कुल ही गलत है। हटाने को नहीं, ऑथर ने बोला सब कुछ ऑनलाइन कर दो। हाँ, रेगुलरली अपडेट करो, रिजल्ट भी बताओ, एग्जाम भी बताओ, सब कुछ बताओ। बहुत बढ़िया, आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन। जो डिजिटाइजेशन होगा जुडिशियल रिकॉर्ड्स का, इससे क्या हुआ कि वो पूरे टाइम भी हो गया ऑनलाइन और रीच भी बढ़ गई। जिसके पास इंटरनेट है वो देख सकता है। सही बात है ये तो। जुडिशियल रिकॉर्ड अगर डिजिटाइज हो गए, इसका मतलब क्या है, परमानेंटली हो गए और रीच में आ गए लोगों की। चलो, ऑथर कह रहे हैं कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं उनको हटा दो। या हटाने की बात करी है ऑथर ने? नहीं, ऑथर ने बोला रखो भाई रखो। हटाने की बात तो ऑथर ने कहीं करी नहीं। जस्टिस सचिन दत्ता ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ अपडेट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्च इंजन उसको कॉपी कर लेंगे तो वहां पे इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। हमने सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड अपडेट कर दिया तो क्या फायदा, जिन्होंने कॉपी किया उन्होंने अपडेट नहीं किया तो क्या काम कैसे सही आएगा, एक्यूरेसी आएगी नहीं। हमने तो अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने उसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है उनका तो पुराना वाला ही रह जाएगा, तो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे सिर्फ अपडेट करने से। हमें इन इंजन्स को भी बोलना पड़ेगा कि आप भी अपडेट करो, तब जाके इशू रिजॉल्व होगा। हमें इनको भी बोलना पड़ेगा कि आप भी अपडेट करो, तो ये तो पुराने वाला ही दिखाएंगे और हमने अपना अपडेट कर दिया है तो इन्फॉर्मेशन तो इनएक्यूरेट चली जाएगी। तो ये भी सही है। आंसर वॉज डी, बोथ फर्स्ट एंड। चलो नेक्स्ट। लेट्स सी कितने लोगों का ये आंसर ठीक निकलता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है डिपेंड इस पे नहीं करता कि रिकॉर्ड है या नहीं। पब्लिक कॉन्फिडेंस तब होता है कि जब आप वो सही रिकॉर्ड होना चाहिए और पब्लिक उसको एक्सेस कर पा रही है। सही बात है बिल्कुल। सिर्फ होना मतलब नहीं रखता है और आप देख पा रहे हो उसको और वो सही है, तो सिर्फ होना मतलब नहीं रखता। मतलब क्या रखता है कि आप उसको यूज भी कर पा रहे हो। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्यादा प्रिवेसी को लेकर जब जोर डाला जाता है तो पब्लिक रिकॉर्ड की इंटीग्रिटी कमजोर हो जाती है। सही बात है। अगर आप बोल रहे हो कि प्राइवेट प्रिवेसी होनी चाहिए, प्रिवेसी होनी चाहिए, प्रिवेसी होनी चाहिए, लोगों की ये वाली इन्फॉर्मेशन भी छुपा दो, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी छुपा दो, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी छुपा दो, पब्लिक मत करो, तो वो रिकॉर्ड एक्यूरेट रह ही नहीं सकता। अगर प्रिवेसी पे फोकस किया जाएगा तो एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगी। बिल्कुल सही बात है। ऑथर को लगता है कि सर्च इंजन इनकेपेबल है, बेकार है? नहीं, ऑथर ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि ये बेकार है। ये काम करेंगे बट इनको अपडेट करवाते रहो। ऑथर ने क्या बोला था कि सर्च इंजन ठीक है बट इनको अपडेट करवाना आपका बहुत जरूरी है। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड। इनकेपेबल वर्ड ने घोटाला कर दिया। चलो टोन बता दो। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल में ज्यूर वर्ड आ गया, मतलब जजमेंट से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड तो थी, बिल्कुल थी। ऑथर चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ऑथर सजेशन दे रहे हैं, बिल्कुल सजेशन दे रहे हैं कि सारा का सारा अपडेट करवाओ, सब जगह अपडेट करवाओ। सजेशन दिया है ऑथर ने, बिल्कुल दिया, सजेस्टिव टोन है ऑथर की। एनालाइज किया है तो ऑथर ने, बिल्कुल एनालाइज किया है, एनालिटिकल टोन भी है। सारी सारी टोन्स हैं। तो आंसर इज ऑल 1 2 एंड। मजा आया सभी लोगों को? डिड यू एंजॉय द सेशन एवरीवन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, इस तरह के पैसेजेस पढ़ के ना दिमाग के सारे तार खुल जाते हैं आंसर्स देने में।
और बहुत इंप्रूवमेंट होता है इस तरह के पैसेजेस से। आई ट्राई कि ना वीक में हम 2 से 3 पैसेजेस इस लेवल के भी लें हम एवरी वीक। चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। पहले आप स्किमिंग करेंगे फिर हम समझाएंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी 8000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर। बेस एंड फ्रेमवर्क, क्या बेस ईयर यूज किया जा रहा है, क्या सिस्टम है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हम बात करने। चलिए ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस। इस हफ्ते की शुरुआत में जो मिनिस्ट्री है उसने लेटेस्ट इसको रिलीज किया है। ये इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये नया बेस सीरीज शुरू हुआ है और दूसरा मंथ है जब वॉर हुई उसके बाद। इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ गया है। डायरेक्ट कंपैरिजंस को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जो वेट है और जो मेथड यूज़ किया है, ऐसा लग रहा है कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे। हालांकि प्रॉब्लम्स आई दुनिया भर में, लेकिन ये बताता है कि जो रेजिलियंस है ब्रॉड बेस्ड नहीं है, मतलब सब में नहीं हुआ है। कैपिटल गुड्स का आउटपुट बढ़ा है क्योंकि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है, सरकार बहुत खर्चा कर रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं उसका सिर्फ इतना सा बड़ा है, जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं उनका सिर्फ इतना सा बड़ा है। डेटा को हम स्किम नहीं करते। फ्यूल एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है तो इसकी वजह से लोग घरों में खर्चा कम कर रहे हैं।
एक आईआईपी को जो रिफॉर्म किया है वो इंपॉर्टेंट है। रिवाइज सीरीज आई है, ये बता रही है कि इकोनॉमी चेंज हो रही है, नए प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, पुराने वालों को हटा दिया गया है, वाटर सप्लाई, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी कैटेगरी को भी इसमें सब गैस सप्लाई भी डाल दिया गया है, इसका वेट भी बढ़ा दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसका वेट कम कर दिया गया। माइनिंग और क्वेरिंग का वेट कम कर दिया गया है, मतलब चेंजेस किए गए हैं, तो चीज़ों को चेंज किया गया है। दीज चेंजेस, ये चेंजेस बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहते हैं आईआईपी को एक्यूरेट रखने। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ को हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, हमको समझ में आया कि आईआईपी में मेन चेंजेस क्या आए हैं। ऑथर ने उन सारे के सारे चेंजेस की बात की। चलो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अप्रैल 2026 का जो डेटा है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बता रहा है कि कंज्यूमर डिमांड की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, बिल्कुल गलत है। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, बिल्कुल गलत है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखी है, हालांकि प्रॉब्लम्स हुई है, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, सही बात है। जो नया मेथड है इसने सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है, बिल्कुल गलत है। आंसर इज सी कि इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। पैसेज क्यों बता रहा है कि क्या जो चेंज हुआ है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा? नहीं। रिविजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा कंपोनेंट रहेगा? नहीं। इससे क्या होगा, जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने नंबर्स बना पाएंगे, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है अडेप्ट कर पाएंगे चेंजेस के हिसाब से। स्टैटिस्टिक्स को चेंज क्यों, मेथड को चेंज क्यों किया गया है, नई नई चीजें क्यों ऐड की गई, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रही है, उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स को इवॉल्व किया गया है। आंसर वॉज बी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फस्टिडियस जो बहुत ध्यान से काम करता हो, इमिनेंट जो आने वाला हो, लेथार्जिक जो आलसी हो, कहाँ गया आलसी, ये रहा, ऑब्लिक जो डायरेक्ट ना हो, प्रेगमेटिक जो प्रैक्टिकल हो। 2, 1, 3, 5 एंड 4 स्कोर्स। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आते हैं। टेक द प्लंज, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे करना ही करना है। कीप वंस हेड, एकदम शांत हो आप। थ्रो इन वंस लॉट विद, आप किसी की तरफ चले गए हो। गेट द ड्रिफ्ट, आपको समझ में आ गई हैं चीजें। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स अचानक से, उस मोमेंट में। EDAC एंड B। चलिए 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ना। एवरीवन हैज टू राइट। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है सपना अरोड़ा। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा दे। ठीक है। परफेक्शन 6.0 स्टार्ट हो चुका है। आपको आज सेंटेंस रीअरेंजमेंट की ही क्लास मिलने वाली है, तो वील मीट फॉर सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्लास। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की आपकी जब तक क्लासेस होंगी तब तक आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। हम एक एक टॉपिक को उठाते हैं और उस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। ग्रामर की क्लासेस भी आपकी चलती हैं, एरर डिटेक्शन की क्लासेस भी चलती हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं आपको इसमें। तो जितने बच्चों को अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है वो मेक श्योर करेंगे कि आज के आज ही एडिटोरियल और आज के आज ही प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे। 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा प्रोफेशन आप रोज करोगे, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कम से कम 3 महीने का टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा। 2 से 3 महीने कह सकते हैं। 2 से 3 महीने में मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने की, बट उसके लिए आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि आप रेगुलरली एडिटोरियल और प्रोफेशन क्लास अटेंड करोगे ही करोगे। NB60 आपका कोड लग जाएगा, आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, इंग्लिश के साथ क्वांट्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है। स्पेसिफिकली आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करो तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। कोड आपका सफलता लग जाएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी PDF सारी मैगजीन्स मिल जाती हैं। कोई डाउट कोई क्वेरी होगी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर। बट मेक श्योर करो कि क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक सिंगल सेशन भी कोई भी बच्चा किसी भी हालत में मिस ना करे। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। मिलेंगे अब हम परफेक्शन बैच की क्लास में 11 बजे। कोशिश करना 11 बजे से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लो, जिससे कि आज की क्लास को आप अटेंड कर पाओ। थैंक यू एवरीवन।